हिंदी व्याकरण का जो वर्ण है, आप सभी लोग को पता है, वर्ण पढ़े होंगे हिंदी व्याकरण में, उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। चाहे आप 10th में पढ़ रहे हैं या फिर 12th में पढ़ रहे हैं, आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी लोग को पता है। तो आज की इस वीडियो में जितने से वर्ण से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो सारे के आज इस वीडियो में हम निपटारा करने वाले हैं। तो ये आपको भी 2026 में मैट्रिक या फिर इंटर का एग्जाम देना है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हम करा रहे हैं। अगले वीडियो में आपको संज्ञा सर्वनाम सभी सब्जेक्टिव कराएंगे। पहले वर्ण को देखते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन से वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या कहा गया, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्त, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। क को यदि आप बोलिएगा तो क का उच्चारण स्थान क्या होता है। क के उच्चारण स्थान कंठ होता है, तालु होता है, दंत होता है या फिर मूर्धा होता है। तो क का उच्चारण स्थान दोस्तों कंठ होता है। बोलिएगा तो कंठ की ओर से आवाज आता है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके सही उत्तर हो जाएंगे इसके। चलिए आगे बढ़िएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो क्या कहा गया है। एक आपको 1 नंबर से 2 नंबर के एग्जाम में हमेशा मिलते रहते हैं उच्चारण स्थान। प का उच्चारण स्थान क्या होता है। प का उच्चारण स्थान क्या होता है, जब प को आप उच्चारण करिएगा, प को यदि बोलिएगा नाम लेकर के प, तो आपके दोनों जो होठ हैं वो एक दूसरे से सटते हैं। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ओठ हो जाएगा। यानी ओष्ठ कहीं कहीं लिखा रहता है आपको, ओष्ठ होता है, यहाँ पर ओठ लिख दिया गया है, ओष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए उस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया है कि त का उच्चारण स्थान क्या होता है। उच्चारण स्थान आपको मैंने बताया ही कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो आते ही हैं। तो त का उच्चारण स्थान, यदि त आप बोलिएगा, त नाम लीजिएगा, तो आपको जो जीभ है वो दांत में सटता है। त कह के देखिएगा, मेरे साथ ही बोलते चलिए जिससे आपको ज्यादातर याद होंगे। तो त कहिएगा तो आपका जो जीभ है, जिह्वा है, वो दांत को टच करता है। तो सही उत्तर दंत हो जाएगा आपका, यानी त का उच्चारण स्थान दंत होता है। इस प्रकार से आपको याद करना है, बोलते हुए चलिएगा तो काफी ज्यादा आपको याद होंगे। अगला देखिएगा च, देखिएगा च का उच्चारण स्थान क्या होता है। च का उच्चारण स्थान क्या होता है आपसे ये पूछा गया है। तो च का भी यदि उच्चारण करिएगा, च को बोलिएगा, तो पूरा का जो जीभ जो है से दांत के ऊपर वाले हिस्से में सटता है। च कहिएगा तो, और हल्का सा जीभ घूरा हुआ नजर आता है। बोलिएगा तब, बोलने से याद होगा आपको। च कहिएगा तो च का उच्चारण स्थान तालु होता है, उसे तालु कहते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, च का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा जो है वो किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो भाषा जो है दोस्तों वो विचारों को एक दूसरे से प्रकट करता है। आप यदि भाषा बोल करके किसी को बताते हैं तो आपका क्या विचार है, ये सारे प्रकट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। भाषा एक क्या है, विचारों का माध्यम है। आगे बढ़िएगा। अब देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है कि ट का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है। मेरे साथ ही बोलिए, उच्चारण करिए कि ट का उच्चारण स्थान क्या होता है। ट कहिएगा तो आपका जो जीभ का जो नोक होता है वो हल्का सा घूर करके ऊपर सटता है। आप जवाब मतलब आप बोल करके देखिए खुद से कि ट कहिएगा तो आपका जीभ का जो नोक है वो हल्का सा मुड़ेगा और ऊपर वाले भाग में टच करता है। ट कहिएगा तब, तो इसका होता है मूर्धा। याद रखिएगा, ऊपर वाले में जो टच करता है उसे मूर्धा कहते हैं। और ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ट का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला देखिएगा तो विसर्ग, इसको विसर्ग कहते हैं। दो जो ऐसे बिंदु रहेगा आपको, इसे विसर्ग कहा जाता है। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। ऑप्शन नंबर डी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। मैं आप सभी को एक वीडियो लेकर के आऊंगा कि सारे के सारे वर्ण उच्चारण उसमें संबंधित हैं। यदि आप एक सॉन्ग टाइप का है उसको यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको
वर्ण उच्चारण स्थान याद करने की जरूरत नहीं है, उसको केवल याद रखिएगा तो पूरा का पूरा वर्ण उच्चारण स्थान याद हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या वह सॉन्ग को लाया जाए या ना लाया जाए, जरूर बताइएगा। चलिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नांकित में महाप्राण अघोष वर्ण क्या है? महाप्राण अघोष कहा गया है, तो महाप्राण अघोष जो होता है दोस्तों क्या होता है? तो महाप्राण आपको अघोष, महाप्राण अघोष पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर आपके हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा आपको च हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फिर से आया है आपको वर्ण उच्चारण स्थान की ऊ का ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? ऊ के ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ऊ कहिएगा तो ओष्ठ होता है ऊ का, याद रखिएगा। आपको कुछ कुछ ऐसे हैं जिनको आपको याद करने होंगे, ओष्ठ होते हैं ऊ का। आगे बढ़िएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है? तो कंठ एवं तालु के सहयोग से किसका उच्चारण होता है? तो ए ऐ कहे कंठ तालु, तो ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान दोनों का क्या होता है? तो कंठ और तालु दोनों से उच्चारण होता है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो नासिका होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहा गया है। अगला है कि जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ह्रस्व स्वर, ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहा गया, देखिए जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा लगे उसे क्या कहेंगे? तो उसके दीर्घ कहेंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने हो क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा। अगला है कि व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को क्या कहते हैं? तो व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारण वाणी को क्या कहते हैं? तो उसको भाषा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या कहेंगे उसे? भाषा कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उससे क्या कहते हैं? तो देखिएगा, जिस वर्ण के उच्चारण स्थान करने में उच्चारण करिएगा तो स्वर वर्ण की सहायता लेते तो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, और जिसको सहायता नहीं ले जाते उसे स्वर वर्ण कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। आगे बढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओष्ठ आपस में हल्का सा स्पर्श करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हल्का सा स्पर्श करेगा तो उसे क्या हो जाएगा? आपको हो जाएगा सही उत्तर अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण को क्या कहते हैं? तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पहला को, तीसरा को और पांचवा को, तो उसे अल्प प्राण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहती हैं? प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण को महाप्राण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सी। आगे देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे संयुक्त ध्वनि कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, उसे संयुक्त ध्वनि कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो क्या कहा गया है, निम्नांकित में संयुक्त ध्वनि कौन है? संयुक्त ध्वनि आपको त्र है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा। अगला है कि निम्नांकित में उष्ण वर्ण कौन सा है?
उष्ण आपको तलविसा है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। निम्नांकित में अंतस्थ वर्ण कौन सा है। अंतस्थ वर्ण वह है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए क्या कहा गया है। निम्नांकित में एक मात्रिक यानी मूल स्वर कौन सा है। तो मूल स्वर से आपसे पूछा गया है, तो सही उत्तर आपका अ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा क्या कहा गया है। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने हैं। तो स्वर वर्ण की संख्या 11 है। आप सभी लोग जानते हैं कि स्वर वर्ण की संख्या कितना, तो 11 है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। आप सभी लोग पढ़े होंगे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। यहाँ दोस्तों हिंदी भाषा हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे देखिएगा अगला है, ह का उच्चारण स्थान आप सभी से पूछा गया है। तो ह का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो कंठ होता है। याद रखिएगा कि ह का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। ऑप्शन नंबर सी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बिना देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़िए। आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है संज्ञा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सफल का भाववाचक संज्ञा बताना है। अब सफल का भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। तो सफल का भाववाचक संज्ञा सफलता होता है। ऑप्शन नंबर आपका कहीं पे है सी, तो राइट आंसर हो जाएगा। सफलता होता है भाववाचक संज्ञा सफल का। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है दोस्त देखिएगा, केजरीवाल को सफलता मिली, केजरीवाल को सफलता मिली, कौन सफलता जो है से कौन सी संज्ञा है। हम अभी ही आप सभी को बताएं कि सफलता क्या है। भाववाचक संज्ञा अभी बनाए थे दूसरे पहला क्वेश्चन में। तो सफलता क्या है। तो सफलता एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट संज्ञा से संबंधित ऑब्जेक्टिव है सारे ऑब्जेक्टिव आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इसके बाद आपको एक भी एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। संज्ञा से जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे एग्जाम में। वर्ण आपको पहले भी करा दिया गया है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के जरूर देखिएगा। मेरी निर्धनता पर दया करो, मेरी निर्धनता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा चुनना है, भाववाचक संज्ञा चुनना है। तो देखिएगा यहाँ पर निर्धनता जो है यह एक भाववाचक संज्ञा ही है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा निर्धन एक निर्धन नहीं है, लेकिन निर्धनता क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है देखिएगा, जाति का भाववाचक संज्ञा कौन होता है। जाति का भाववाचक आपसे पूछा गया है। तो जाति के भाववाचक जातीय होता है। जातीय कहीं पर है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जातीय। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है। भाववाचक संज्ञा आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा आखिर कौन है। तो देखिए सही उत्तर आपके राइट आंसर आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा निम्न में कौन है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा। तो बचपन आपको एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। बचपन भाववाचक संज्ञा है। चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला है आपको निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है, आपको ये बताना है। अब इसमें से आपको भाववाचक संज्ञा चुनना है, बताइए जल्दी से। चलिए देखिए भाववाचक संज्ञा कौन हो जाएगा। तो मित्रता एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। मित्रता एक क्या है, भाववाचक संज्ञा है। आगे देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कहा गया है, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है। अब इसमें से आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन है। तो देखिएगा मनुष्यता भाववाचक संज्ञा इसमें कहलाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को 2-4 बार इसलिए डाला हूं ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार पूछे गए हैं
और वही क्वेश्चन को उठा करके इसमें डाला गया है। आगे देखिएगा क्या कहा गया है, निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा बताना है। अब समूह किसे कहते हैं आप सभी लोग को पता ही होगा कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, गुच्छा एक समूहवाचक है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा कौन है। तो समूहवाचक संज्ञा इसमें सेना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा क्या कहा गया है, निम्नांकित में व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा भारत हो जाएगा, क्योंकि यह खास किसी जगह का नाम, खास एक देश का नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहा गया है, निम्नांकित में जातिवाचक संज्ञा कौन है। निम्नांकित में जातिवाचक संज्ञा आपसे पूछा गया है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन हो जाएगा आपको ये बताना है। लड़का जातिवाचक संज्ञा ही है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्नांकित में द्रववाचक संज्ञा कौन है। द्रववाचक संज्ञा जिसके नाप या तौल सकते हैं। तो घी एक द्रववाचक संज्ञा ही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्नांकित में द्रववाचक संज्ञा कौन है। द्रववाचक संज्ञा बताना है। तो पानी द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया उसको देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, निम्नांकित में द्रववाचक संज्ञा कौन है। तो इसमें द्रववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, शराब हो जाएगा। ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन जो कहा गया वो क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा और अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। अब आपको इतना परिभाषा पढ़ने के बाद ही पता चल गया होगा कि ये संज्ञा का परिभाषा है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। बच्चा वाला है लेकिन पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए आपको हम लेकर के आए हैं। तो संज्ञा के कितने भेद, तो 5 भेद होते हैं। अब 5 भेद कौन कौन सा होता है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जातिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक होता है, एक व्यक्तिवाचक होता है, एक समूहवाचक होता है, द्रववाचक होता है, और एक मिनट थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, जातिवाचक हो गया, अब व्यक्तिवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और एक द्रव्यवाचक। इस तरह से 5 भेद होते हैं। चलिए आगे बढ़िएगा, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, किसी विशेषण व्यक्ति या स्थान को बोध कराने वाले, मतलब किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले, जाति का बोध कराने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो धर्म और गुण का बोध करा उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, पदार्थों के समूह का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। पदार्थ का समूह कहा गया है तो समूहवाचक हो जाएगा संज्ञा। ऑप्शन नंबर आपके डी सही उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है, किसी धातु या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। कोई भी धातु है या द्रव्य का बोध कराने वाले यानी शब्द को द्रववाचक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। ये ईमानदारी में रेखांकित किया हुआ दिखाई दे रहा होगा आप लोग का। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है, सही उत्तर दोस्तों यह भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे देखिएगा, यहाँ पर सभा में नेता, अनेक नेता उपस्थित थे, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है, सभा। तो सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, तो समूहवाचक हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजा दशरथ कौन सी संज्ञा है। अब राजा दशरथ किसी का नाम है, तो सही उत्तर हो जाएगा क्या, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनकर लिखिए। व्यक्तिवाचक कौन है, तो सही उत्तर आपका राइट आंसर व्यक्तिवाचक नदी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये व्यक्ति का नाम नहीं है, लेकिन किसी खास जगह या किसी खास चीज का नाम आता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहलाता है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा चुनकर लिखना है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, तो सही उत्तर मोहन जातिवाचक है। एक मिनट क्षमा चाहेंगे, मोहन व्यक्तिवाचक हो जाएगा, माँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला है कि राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा बताना है। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है मेरी व्याकुलता पर दया करो भाववाचक संज्ञा बताना है। यहाँ व्याकुलता एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है वचन का, वह क्या, सामग्री। सामग्री का बहुवचन क्या होगा। सामग्री का बहुवचन आपको बताना है, तो सामग्री का बहुवचन क्या हो जाएगा, सामग्रियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि वचन के कितने भेद हैं। वचन के आपसे भेद पूछे गए हैं, तो वचन की भेद की बात कर ले तो वचन होता है कई प्रकार के, तो दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, ऐसे द्विवचन भी होता है, लेकिन आपको हिंदी में पढ़ने हैं दो ही। आगे देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन को चुनकर लिखना है। बहुवचन को चुनना है, तो सही उत्तर आपके बहुवचन गाय तो है नहीं, बात है नहीं, बहन है नहीं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, लताएं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लताएं बहुवचन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन को चुनकर लिखिए। जो भी एक वचन इसमें दिया गया है उसको चुनना है। पाठ्यगण तो एक वचन है नहीं, स्त्री जन तो है नहीं, नारी है, आप लोग तो होगा नहीं, यानी सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी, नारी एक वचन है। आइए अगला देखिएगा, नारंगी का बहुवचन क्या होता है। नारंगी का बहुवचन हो जाएगा क्या, नारंगियां। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, आसमान में चिड़ियां उड़ रही है। आसमान में चिड़ियां उड़ रही है, वाक्य में बहुवचन को बताना है। तो चिड़ियां जो है, चिड़ियां बहुवचन ही है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। इस तरह के आपको ऑब्जेक्टिव हमेशा देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो इसे इग्नोर मत करिएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, शब्द से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहा जाता है, याद रखिएगा। जब शब्द से एक या अनेक होने का बोध हो तो उसे वचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, क्या कहा गया है, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं। जब एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो तो उसे एक वचन कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने हो, क्या कहा गया ध्यान से देखिएगा, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो, एक से अधिक, एक से अधिक कहा गया है। अभी पढ़े हम लोग एक से एक, तो एक वचन था, एक से अधिक मतलब क्या, बहुवचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा क्या कहा गया, निम्नांकित में वचन कौन है। वचन आपसे सॉरी बहुवचन कौन है, तो बहुवचन क्या है, चोरों बहुवचन है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, निम्नांकित में बहुवचन कौन है। बहुवचन आपसे पूछा गया है, तो बहुवचन पाठक गण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। पाठक गण क्या है, बहुवचन है। अगला देखिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, निम्नांकित में बहुवचन कौन है।
बहुवचन कौन है, आपसे ये पूछा गया है। तो सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएगा डिबिया। ऑप्शन नंबर सी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे डिबिया। ऑप्शन नंबर सी आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फरमाइश कौन सा लिंग है। अब फरमाइश आपसे पूछा गया कि फरमाइश कौन सा लिंग है, तो बात कर ले तो फरमाइश दोस्तों स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जिन चिन्हों से शब्दों का स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक होना प्रकट हो उन्हें क्या कहते हैं। अब जिन चिन्हों से शब्दों का स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक होना प्रकट हो तो उसे लिंग कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, उसे लिंग कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, पुरुष तत्व में कौन सा बोध कराने वाली शब्दों का चिन्ह को शब्दों या चिन्हों को क्या कहते हैं। तो पुरुष का बोध कराने वाले को क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, स्त्री जाति के बोध कराने वाले शब्द को खाली स्थान क्या कहते हैं। तो स्त्री जाति के बोध कराने वाले को क्या कहते हैं, उससे स्त्रीलिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला बढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है। पुल्लिंग आपसे पूछा गया है कि पुल्लिंग कौन है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा, जाति पुल्लिंग नहीं है, जमानत भी नहीं है, जोंक भी नहीं है, जहाज है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। जहाज क्या है, पुल्लिंग है, बाकी सारे के सारे स्त्रीलिंग। अगला देखिएगा, निम्नांकित में स्त्रीलिंग कौन है। स्त्रीलिंग पूछा गया है कि स्त्रीलिंग कौन है, तो स्त्रीलिंग आपको इसमें से छांटना है। देखिएगा, बाजार तो पुल्लिंग है, तो ये तो बिल्कुल होगा नहीं। बिंदु भी पुल्लिंग है, ये भी नहीं होगा। बुढ़ापा भी पुल्लिंग है, ये भी नहीं होगा। बरसात स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है। पुल्लिंग आपसे पूछा गया है। ऐसे तरह के आपको एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन रहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे रहते हैं। देखिएगा, देखिए शराब तो स्त्रीलिंग है, ये होगा नहीं। शाखा स्त्रीलिंग है, शक्ति स्त्रीलिंग है, लेकिन समान जो है वो पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। समान क्या है, पुल्लिंग है। आगे बढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है, ये आपको बताना है। निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है, अब बताइए। हाथी क्या है, आपको ये बताना है। तो हाथी देखिएगा, ये हरियाली पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, तो ये होगा नहीं। हस्ती स्त्रीलिंग है, लेकिन हाथी पुल्लिंग है, क्योंकि हाथी का जो स्त्रीलिंग होता है वो हथनी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्या कहा गया है, सेनापति की ललकार थी, रेखांकित शब्द का लिंग बताना है। यानी ललकार जो है, ललकार में रेखांकित है, इसका आपको लिंग बताना है। देखिए ललकार जो है से स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माथे पर राम लंबा टीका लगाता है, रेखांकित पद में लिंग बताना है। टीका जो है वो टीका में रेखांकित है, और ये कौन सा लिंग है आपको ये बताना है। देखिए टीका पुल्लिंग है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। देवर का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों देवरानी। ऑप्शन नंबर बी आपके सही जवाब हो जाएंगे, देवर का देवरानी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा गया है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। अध्यापक का स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो अध्यापक का अध्यापिका होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अध्यापक का क्या हो जाएगा, अध्यापिका स्त्रीलिंग रूप होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। कवि का स्त्रीलिंग रूप पूछा गया है, तो कवि का स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो कवित्री होता है। और कौन सा कवित्री, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्या कहा गया, गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। गायक का स्त्रीलिंग रूप आपसे पूछा गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा गायिका। ऑप्शन नंबर डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, देखिए जेठ का स्त्रीलिंग रूप पूछा गया है।
जेठ का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? सही उत्तर आपके हो जाएंगे दोस्तों जेठानी होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। अगला टॉपिक अगले वीडियो में। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? नायक का स्त्रीलिंग नायिका होता है। ऑप्शन नंबर सी आपके करेक्ट आंसर बता लीजिए। हमारा टॉपिक है सर्वनाम। अब बताइए कोई कौन सर्वनाम है? कोई जो है वो कौन सा सर्वनाम है? तो कोई मतलब कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई होगा। आगे देखिएगा तो क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? जो संज्ञा के बदले में आता है उससे ही तो क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्षमा चाहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वनाम कहेंगे। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहा गया, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम की बात कर ले दोस्तों तो सर्वनाम के क्या होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6 भेद होते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, जो सर्वनाम पुरुषवाचक एवं स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले में आता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला खुद के लिए करता है तो उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है? सही उत्तर आपके हो जाएंगे, उसे प्रथम सर्वनाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रथम पुरुष कहा जाता है उसे। अगला है, सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष को सुनने वाला। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों, जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात की जा रही हो किंतु जो वहां उपस्थित न हो, ऐसे सर्वनाम को क्या कहा जाता है? सही उत्तर आपके हो जाएंगे दोस्तों, अन्य पुरुष कहा जाता है उसे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, जिससे निश्चित व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध न हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनिश्चयवाचक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहा गया, जिस सर्वनाम से वाक्य में आय संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाए उसे क्या कहते हैं? संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, प्रश्न करने के लिए, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, जिस सर्वनाम से स्वयं या नीच का बोध हो उसे क्या कहते हैं? स्वयं या नीच का बोध हो उसे निजवाचक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, निजवाचक। आगे बढ़िएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहा गया, निम्नांकित में प्रथम पुरुष कौन है? प्रथम पुरुष क्या है? तुम है, आप है, वह है या फिर हम हैं? तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हम एक प्रथम पुरुष है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहा गया, देखिए निम्नांकित में मध्यम पुरुष कौन है? मध्यम पुरुष आपको ये बताना है। तो सही उत्तर आपके हो जाएंगे, तुम मध्यम पुरुष है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, निम्नांकित में अन्य पुरुष कौन है? अन्य पुरुष आपको क्या बताना है, अन्य पुरुष क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, वह अन्य पुरुष है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आगे देखिएगा। निम्नांकित में निश्चयवाचक सर्वनाम चुनना है। निश्चयवाचक क्या है? तो दोस्तों यह एक निश्चयवाचक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, यह एक निश्चयवाचक। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? अनिश्चयवाचक मतलब कुछ।
कुछ और निश्चयवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। निम्नांकित में प्रश्नवाचक सर्वनाम को चुनना है, तो प्रश्नवाचक क्या हो जाएगा, तो यह जो कौन है, यह कौन प्रश्नवाचक ही तो है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, कौन। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। निम्नांकित में निजवाचक सर्वनाम चुनना है, निजवाचक कौन है, तो स्वयं निजवाचक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। 20 नंबर क्वेश्चन है। निम्नांकित शब्दों में सर्वनाम को अलग करना है, इनमें सर्वनाम कौन सा है आपको ये बताना है। देखिएगा, पर्वत संज्ञा है, जंगल संज्ञा, प्रभुता संज्ञा है, लेकिन यह जो कुछ है वो सर्वनाम है। कुछ क्या है, सर्वनाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नांकित शब्दों में से सर्वनाम को अलग करना है, इसमें कौन सर्वनाम है। देखिएगा, मनुष्यता संज्ञा है, मिठास संज्ञा है, घोंघा संज्ञा, लेकिन जो अपना है यह सर्वनाम है, अपना सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताना है, और यह कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर जिसकी में रेखांकित है और उसकी में रेखांकित है, यह सर्वनाम बताना है। तो जिसकी और उसकी का कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो यह आपको संबंधवाचक हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्त, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। सो जाएगा, सॉरी, जो सोएगा सो खोएगा, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, यह भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो, जो सोएगा वो खोएगा, सो खोएगा, यह रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो जो और सो यह भी संबंध ही जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, स्वयं के लिए जीना ठीक नहीं है, यहाँ रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताना है। स्वयं के लिए जीना आपको ठीक नहीं है, तो देखिएगा जो स्वयं में रेखांकित यहाँ पर छूट गया है, तो सही उत्तर दोस्तों यह एक निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, यहाँ रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताना है। मैं अपने आप चला जाऊंगा, देखिएगा अपने आप में यहाँ पर होना चाहिए रेखांकित यहाँ पर, तो अपने आप क्या हो जाएगा, तो निजवाचक ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्त, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ रेखांकित शब्द क्या है, रेखांकित शब्द सर्वनाम बताना है। क्या में रेखांकित होना चाहिए, छोटिया सारे का सारा कैसे टाइप किया है मुझे पता नहीं। देखिए सही उत्तर प्रश्नवाचक हो जाएगा, क्या में रेखांकित होगा तो। आइए अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है। मैं शब्द निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम है, सॉरी क्या है मैं, तो मैं देखिएगा मैं सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह शब्द कौन सा सर्वनाम है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम यह होता है, तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। शायद दरवाजे पर कोई है, रेखांकित सर्वनाम का भेद बताना है कि कोई में रेखांकित है। कोई मतलब क्या, कोई निश्चित कर रहा है, नहीं कर रहा तो अनिश्चित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, अगला है वहां कौन गया, रेखांकित शब्द का प्रकार बनाना है सर्वनाम का, तो कौन में है रेखांकित, तो कौन हो जाएगा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन लास्ट है हमारा, काम बिगाड़ दिया सर्वनाम को पूरा करने यहाँ पर क्या भराएगा, वह काम बिगाड़ दिया, तुम काम बिगाड़ दिया, इस तरह से आपको बनाना बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, या उसने काम बिगाड़ दिया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। तो मैंने आप सभी को सर्वनाम से संबंधित कुल 31 क्वेश्चन कराए। उम्मीद करते हैं 31 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और इससे आपको बाहर टॉपिक्स बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला है, सर्वनाम से बात कर रहे हैं। ऐसे तो मैं आप सभी को यूट्यूब पर डेली के डेली करा ही रहा हूँ व्याकरण का, तो सारे वीडियो को भी देख लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और वीडियो को आप अच्छे से देख पाएं। मैं आपका साथ एग्जाम तक देने वाला हूं, तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। ऑब्जेक्टिव आपको काफी इंपॉर्टेंट अच्छे ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
बाकी जिनको भी 2026 में एग्जाम देना है, चाहे मैट्रिक का या फिर इंटर का, उनके पास शेयर करिएगा। ये क्लास तो खास करके मैट्रिक के लिए, लेकिन इंटर के पास भी शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों यह कॉमन बातें हैं, ग्रामर कॉमन होता है, इंटर और मैट्रिक दोनों में सेम ही आता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।